तो बच्चों सेल स्टार्ट करते हैं। इससे पहले बच्चों अपने किर्चॉफ लॉ के क्वेश्चन करे थे और मैंने कहा था कि सर्किट में किसी भी टाइप का क्वेश्चन हो, कैसा भी सर्किट हो आपका, कैसा भी सर्किट हो जिसमें मोर देन 2 या मोर देन 4 बैटरी हो, एक से ज़्यादा 2 से ज़्यादा बैटरियाँ हो, सेल हो, रेजिस्टेंस हो, ऐसे क्वेश्चन को आप किर्चॉफ लॉ से सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, हालांकि जो किर्चॉफ लॉ होता है बच्चों वो काफ़ी लेंथी मेथड होता है, वो आपने देखा था इसमें जब मैंने क्वेश्चन सॉल्व करा था। तो किर्चॉफ लॉ काफ़ी लेंथी मेथड पड़ता है। ठीक है, डिफ़िकल्ट नहीं है, बस लेंथी है। ठीक है, आप लूप सेलेक्ट करो, आप पाथ सेलेक्ट करो, आप पर डिपेंड है पाथ कैसा लोगे, क्लॉकवाइज लो, एंटी क्लॉकवाइज लो, लूप कैसा भी लो, लेकिन नंबर ऑफ इक्वेशन बनती है 2 मोर देन 2, फिर उन इक्वेशन को सोल्व करो। तो एक लेंथी मेथड होता है। ठीक है, थोड़ा कम चांसेस ही रहते हैं किर्चॉफ के क्वेश्चन आने के। लगभग जो आपके क्वेश्चन आएंगे वो सीरीज कॉम्बिनेशन के आएंगे, ये पैरेलल कॉम्बिनेशन पर आएंगे, या इनका कंबाइंड फॉर्म आ सकता है, या फिर वायर प्रॉब्लम आएगी जिसको अपन ने कहा था पोटेंशियल मेथड प्रॉब्लम, जिसको नाम दिया था। ठीक है, यह पे ज़्यादा चांसेस रहेंगे व्हीटस्टोन ब्रिज बेस पर, बहुत ज़्यादा चांसेस इसी के रहते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज। और व्हीटस्टोन ब्रिज भी जो आएगा वो बैलेंस टाइप का ही रहेगा, लगभग बैलेंस रहेगा। और जिसमें वो व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस नहीं होगा उसमें आप क्या कर सकते हो, मिरर मेथड अप्लाई कर सकते हो या फोल्डिंग मेथड अप्लाई कर सकते हो। तो जहाँ तक मुझे उम्मीद है 99% तो आपका इनसे काम चल जाएगा। इसके अलावा मान लो अगर बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन आ जाए, वो ना मिरर मेथड से सोल्व हो रहा है, ना फोल्डिंग मेथड से सोल्व हो रहा है, ना व्हीटस्टोन ब्रिज बन रहा है, अलग ही टाइप का सर्किट है, कुछ समझ में नहीं आ रहा, अगर दिमाग में कुछ भी अप्लाई नहीं हो रहा है, ठीक है ना, दिमाग आपका काम नहीं कर रहा है, माइंड आपका बिल्कुल जीरो हो गया है, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो आप किर्चॉफ लॉ लगा दो उसमें। तो आप क्या अप्लाई कर दो उसमें, किर्चॉफ लॉ अप्लाई कर दो। ठीक है, किर्चॉफ लॉ आराम से तसल्ली से अप्लाई करना, ठीक ना, स्टेप बाय स्टेप इसको सॉल्व करना, आपका आंसर 100% सही आएगा। बच्चों अब अपन जो स्टार्ट करने जा रहे हैं बच्चों, वो अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं सेल के बारे में। किसके बारे में? सेल। तो सेल के बारे में बच्चों अपन बात करते हैं कि भाई सेल क्या होता है। सेल कह दो या बैटरी कह दो। ठीक है, अक्सर आपने देखा होगा टीवी का जो रिमोट कंट्रोल होता है इसमें अपन सेल यूज़ करते हैं। प्राइमरी सेल होता है, 2 तरह के सेल होते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी। ठीक है, उसको सेल कहते हैं। जब बहुत सारे सेल आपस में, बहुत सारे सेल को जब आप सीरीज कॉम्बिनेशन में जोड़ते हो तो वो बैटरी बन जाती है। ठीक है, वही बैटरी होती है। तो सेल या बैटरी में कंफ्यूज मत होना। तो देखो सेल जो होता है वो इस टाइप का होता है ऐसे। ठीक है, इसको अपन सेल बोलते हैं। ये इसका पॉजिटिव टर्मिनल होता है, ये इसका नेगेटिव टर्मिनल होता है। और करंट हमेशा कहाँ से निकलती है बच्चों? पॉजिटिव टर्मिनल से। करंट सेल के हमेशा कहाँ से निकलती है? पॉजिटिव टर्मिनल से, अगर आपका सेल डिस्चार्ज हो रहा हो तो। ठीक है, और इसको अपन ऐसे यूज़ करते हैं कि भाई ये एक रेजिस्टेंस है मान लो 2 ओम का, और मैंने ये एक मार्केट से मैं एक सेल लेके आया, मार्केट से बच्चों में एक सेल लेके आया। ठीक है ना, जो कितने वोल्टेज का है, मान लो 10 वोल्ट का है। कितने वोल्ट का है? 10 वोल्ट का। तो ये हो गया प्लस, ये हो गया माइनस, तो ये करंट निकलेगी इससे। ठीक है, ये करंट निकलेगी ये। तो करंट आप निकाल सकते हो, आई कितने आ जाएगी? 10/2 करंट आ जाएगी 5 एम्पियर। करंट आ जाएगी 5 एम्पियर। करंट कितनी आएगी बच्चों? 5 एम्पियर। तो पहले तो देखो सेल जो होता है, सेल की 3 बातें याद रखो। एक तो सेल जो होता है कभी भी आपको चार्ज नहीं देता है। सेल का काम क्या होता है? सेल का काम होता है इलेक्ट्रॉन को एनर्जी देना। ठीक है, सेल जो होता है उसका काम होता है चार्ज को एनर्जी देना। तो सेल क्या करता है? सेल प्रोवाइड इलेक्ट्रिकल, सेल प्रोवाइड इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू मूव ए चार्ज। और अपन को पता है बच्चों चार्ज भी कैसा होता है? वो इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, दूसरा ये ध्यान रखना, सेल नेवर प्रोड्यूस चार्ज। सेल कभी भी बच्चों चार्ज प्रोड्यूस नहीं करता है। सेल कभी भी ऐसा नहीं होता है कि सेल इलेक्ट्रॉन को प्रोड्यूस करेगा, क्योंकि चार्ज अकॉर्डिंग टू चार्ज कंजर्वेशन लॉ, कि जो चार्ज जो होता है नाइदर क्रिएटेड एंड नॉर डिस्ट्रॉय। चार्ज को ना तो आप उत्पन्न कर सकते हो बच्चों, ना ही उसको आप नष्ट कर सकते हो, ना तो प्रोड्यूस कर सकते हो, ना ही बच्चों उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हो। ठीक है, तो सेल नेवर प्रोड्यूस चार्ज। सेल प्रोवाइड इलेक्ट्रिकल एनर्जी। क्या प्रोवाइड करता है वो? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो ये सेल के इंपॉर्टेंट काम होते हैं। इसके बाद में सेल के स्ट्रक्चर के बारे में अपन बात करते हैं बच्चों।
लिख लिया बच्चों यहाँ तक है। अब देखो अपन सेल के बारे में आज डिस्कस करेंगे। आज पहला लेक्चर है सेल का, 2 लेक्चर होंगे सेल के आपके। तो अपन सेल के बारे में तो डिस्कस करेंगे, ठीक है। थ्योरेटिकल पोर्शन रहेगा सारा, न्यूमेरिकल नहीं, मेरे को नहीं लगता आज कोई न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे अपन। तो पहले देख लेते हैं भाई सेल होता है क्या है। तो पहले हेडिंग डालते हैं अपन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बारे में, ठीक है। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, ठीक है। तो बच्चों ये हो गया इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बच्चों क्या करता है, कन्वर्ट केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। कन्वर्ट केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। भाई सेल जो होता है, सेल के पास में इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है। अब इलेक्ट्रिकल एनर्जी आती कैसी है, तो सेल की देखो बच्चों स्ट्रक्चर ऐसे होती है, ठीक है। एक कंटेनर लेते हैं, इसमें इलेक्ट्रोलाइट को फिलअप करते हैं। ये मान लो आपके पास में इलेक्ट्रोलाइट है, ये आपका हो गया बच्चों इसमें इलेक्ट्रोलाइट। और इलेक्ट्रोलाइट जो होता है बच्चों वो होता है कंडक्टिंग सॉल्यूशन होता है, कंडक्टिंग सॉल्यूशन होता है। और इसमें क्या होता है, 2 इलेक्ट्रोड होते हैं। क्या होते हैं बच्चों, 2 इलेक्ट्रोड होते हैं ऐसे, ये 2 इलेक्ट्रोड होते हैं। अब इसमें क्या होता है बच्चों, एक्सोथर्मिक, ये जो केमिकल होता है, ठीक है, ये केमिकल हो गया। और ये जो आपको दिख रहे हैं ये 2 इलेक्ट्रोड होते हैं, ये जो आपको दिख रहे हैं बच्चों ये होता है इसमें इलेक्ट्रोड। ये होते हैं आपके इलेक्ट्रोड, 2 इलेक्ट्रोड होते हैं, एक होता है पॉजिटिव, एक होता है नेगेटिव, ठीक है। नेगेटिव को बच्चों कहते हैं कैथोड और पॉजिटिव को बच्चों क्या कहते हैं, एनोड कहते हैं, ठीक है। अब क्या होता है कि देखो सारा मैकेनिज्म समझो भाई। सेल होता है, ठीक है, जो मोबाइल में भी आपकी बैटरी होती है वो भी एक सेल है। ये रिमोट के अंदर आपने देखा होगा या घड़ी के अंदर देखा होगा, जैसे मान लो ये घड़ी है, ठीक है, घड़ी के अंदर एक सेल लगा हुआ रहता है। तो इसमें 2 इलेक्ट्रोड है, ठीक है, इसके अंदर केमिकल भरा हुआ रहता है। क्या भरा रहता है, केमिकल भरा हुआ रहता है बच्चों। और इसमें एक्सोथर्मिक रिडॉक्स रिएक्शन होती है, ठीक है। कलर चौक लेते हैं इसमें, रुको एक मिनट। तो इसमें क्या होती है बच्चों, एक्सोथर्मिक, ठीक है, एक्सोथर्मिक रिडॉक्स रिएक्शन होती है। ज़्यादा तो केमिकल के बारे में बात नहीं करेंगे, वो केमिस्ट्री में आपका इलेक्ट्रोकेमिकल चैप्टर है, उसमें आपने देखा होगा। एक्सोथर्मिक का मतलब बच्चों इसमें क्या होती है, एनर्जी रिलीज होती है, एनर्जी रिलीज होती है। रिडॉक्स का मतलब क्या होता है बच्चों, रिडक्शन प्लस ऑक्सीडेशन, रिडक्शन प्लस ऑक्सीडेशन, ठीक है। अब देखो होता है क्या है कि भाई इसके अंदर देखो केमिकल है, तो उस केमिकल की वजह से क्या होगा कि एक प्लेट जो है उस पर तो नेगेटिव चार्ज आएगा, नेगेटिव आयन आ जाएंगे, ये नेगेटिव आएगा ऐसा है, ठीक है। और एक वाली जो प्लेट है उस पर बच्चों कैसा चार्ज आएगा, अपने पास में पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है, पॉजिटिव आयन्स आ जाएंगे उसके पास में, ठीक है। और ये बच्चों आपका इलेक्ट्रोलाइट भरा हुआ है, फुल इलेक्ट्रोलाइट भरा हुआ है, ये बैटरी है ये, ठीक है। और इसको एक्सटर्नल अपन यूँ दिखाते हैं ये, ठीक है, ये बैटरी होगी भाई, ये नेगेटिव टर्मिनल हो गया इसका, ये पॉजिटिव टर्मिनल हो गया, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव टर्मिनल, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, उसको एक रेजिस्टेंस से कनेक्ट कर देता हूँ। मैंने क्या करा, एक रेजिस्टेंस लिया, रेजिस्टेंस का मतलब मान लो मैंने एक बल्ब से कनेक्ट कर दिया इसको, इस बल्ब से मैंने इसको क्या कर दिया बच्चों, कनेक्ट कर दिया। ये रेजिस्टेंस है, ये आप ऐसे कहते हो इलेक्ट्रिकल बल्ब है। तो जैसे ही आप इसको बल्ब से कनेक्ट करोगे और बैटरी अगर आपकी फुल चार्ज है तो बल्ब ऑन होगा, बल्ब जगना स्टार्ट हो जाएगा। अब ये बल्ब देखो जगेगा कैसे, कैसे ऑन होगा ये, तो देखो ये ऑन कैसे होता है कि जैसे आप इसको
बैटरी से कनेक्ट करते हो, ये बैटरी है अपनी दाना, बैटरी कहते हो या सेल कहते हो, कोई बात नहीं है, ठीक है। ये मान लो आपका सेल है, ये आपका सेल है। तो जैसे इसको आप यहाँ से कनेक्ट करते हो ना, तो बच्चों ये वाला जो इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है ना, ये कंडक्टर वायर है, ठीक है, कंडक्टर है ये। और कंडक्टर में आपको पता है क्या होता है, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो उन फ्री इलेक्ट्रॉन को एनर्जी कौन देती है, बैटरी देती है। तो दिमाग में आपके माइंड में एक बात सेट कर लो कि सेल जो होता है उसका काम होता है केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना, और ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी किसको मिलती है, फ्री इलेक्ट्रॉन को मिलती है। और वो फ्री इलेक्ट्रॉन, ये फ्री इलेक्ट्रॉन इस बैटरी से एनर्जी लेगा, और ये इलेक्ट्रॉन एनर्जी किसको देगा, इस बल्ब को देगा। ये एक बल्ब लगाया है मैंने, एक रेजिस्टेंस है, ये मैंने बल्ब लगाया है, इस बल्ब को ये एनर्जी मिलेगी, और जैसे जब एनर्जी मिलेगी बल्ब आपका जगने लग जाएगा, ब्राइट हो जाएगा, ऑन हो जाएगा। और जब तक इसको एनर्जी मिल रही है, जब तक बल्ब क्या करेगा, जगता रहेगा, ठीक है। कुछ टाइम बाद में जब बैटरी डिस्चार्ज हो जाएगी, जब आपकी बैटरी डिस्चार्ज हो जाएगी, तो इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिलनी बंद हो जाएगी, तो इलेक्ट्रॉन इसको एनर्जी देना बंद करेगा, और बल्ब ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा। यानी कि आपके घर में मान लो एक सेल है, उस सेल से एक आप बल्ब को अटैच कर दो, बल्ब जगता रहेगा, और कुछ टाइम बाद में वो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा, क्योंकि आपकी जो बैटरी है वो कैसे हो जाएगी, डिस्चार्ज हो जाएगी। तो बैटरी का मेन काम जो होता है वो होता है इलेक्ट्रॉन को एनर्जी देना। अब ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, देखो ये इलेक्ट्रॉन कैसे होगा, देखो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ गया, उसके बाद में इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा, फिर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा, फिर इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा। अब यहाँ तक तो चलो कोई दिक्कत नहीं है भाई, ये नेगेटिव नेगेटिव में क्या हो रहा था, रिपल्सन हो रहा था, तो इलेक्ट्रॉन यूँ भाग गया, या फिर तो ये इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, ये इसको अट्रैक्शन करेगा। तो यहाँ तक तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स काम कर रहा था। कौन सा फोर्स काम कर रहा था, कूलाम लो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, कि भाई इस नेगेटिव ने, इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या होता है, नेगेटिव, इस नेगेटिव ने इस नेगेटिव को रिपल्सन करा, इलेक्ट्रॉन भागा, या फिर इस नेगेटिव को इस पॉजिटिव ने क्या करा, अट्रैक्शन करा, ठीक है। प्लस इस इलेक्ट्रॉन के पास में एनर्जी थी, तो इलेक्ट्रॉन रुका नहीं, भागा, उस एनर्जी को, उस इलेक्ट्रिकल एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी में इसने यूज करा, और अपनी एनर्जी किसको दे दी, बल्ब को दे दी, बल्ब जगने लग गया। अब बात ये आती है कि इस इलेक्ट्रॉन ने एनर्जी ली कैसे, ठीक है। तो अब देखो कैसे ली इसने। अब जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा, भाई ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ गया, सर्किट कंप्लीट हुआ क्या, अभी बच्चों सर्किट कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी सर्किट कंप्लीट नहीं हुआ है। सर्किट कब कंप्लीट होगा, ठीक है बच्चों, सर्किट कब कंप्लीट होगा, ठीक है, जब ये वाला इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, सर्किट जब कंप्लीट होगा कि ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यूँ निकला, ऐसे आया, और ये वापस अंदर भी ये इलेक्ट्रॉन ऐसे जाएगा, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन जब यहाँ पहुँचेगा, यहाँ पहुँचो एक ही बात है, ठीक है, कंडक्टर है ये। तो जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ होगा, ठीक है, डायग्राम थोड़ा सा इसको कंफ्यूज करेगा, तो आप इसको यूँ करो, यहाँ से कनेक्ट कर दो, यहाँ से ऐसे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। मैंने इसको यहाँ से कनेक्ट कर दिया, ये, और ये हो गया इसका इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। और ये इलेक्ट्रॉन था, ऐसे गया, और ये इलेक्ट्रॉन ऐसे आ गया। अब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से गया था यूँ, यहाँ पहुँचा, यहाँ आया, तो क्या सर्किट कंप्लीट हुआ क्या बच्चों, अभी सर्किट कंप्लीट नहीं हुआ है, ठीक है ना। अब देखो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ रखा हुआ था, अगर मैं इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ रखता हूँ, तो फिजिक्स तो ये कहती है, कंसेप्ट ये कहता है कि ये इलेक्ट्रॉन, ये नेगेटिव रिपल्सन होगा, तो इलेक्ट्रॉन को इधर भागना चाहिए पॉजिटिव की तरफ। या फिजिक्स ये भी कहती है कि ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, इन दोनों के बीच में अट्रैक्शन होना चाहिए, तो इलेक्ट्रॉन इधर भागेगा। यानी कि कुल मिला के इस इलेक्ट्रॉन को वापस इधर भागना चाहिए, लेकिन इलेक्ट्रॉन इधर भागेगा नहीं। क्यों? क्योंकि इस इलेक्ट्रॉन को, ये वाला जो इलेक्ट्रॉन यहाँ आया है, इस इलेक्ट्रॉन को अपना सर्किट कंप्लीट करना है। यहाँ से रवाना हुआ था, यहाँ आया, ठीक है ना। अब इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ पहुँचना है। तो अब जब इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ पहुँचना है, तो ये तो बच्चों कन्फर्म है कि ये इलेक्ट्रॉन अपने आप तो यहाँ पहुँच नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ रिपल्सन होगा तो ये इसको इधर धक्का देगा, और इनके बीच में अट्रैक्शन होगा तो ये अपनी तरफ इसको खींचेगा। तो अब बैटरी क्या देगी? इसको एनर्जी देगी। अब बैटरी क्यों एनर्जी देगी? क्योंकि एक्सोथर्मी रिडॉक्स रिएक्शन होगा, तो एक्सोथर्मी की वजह से एनर्जी रिलीज होगी और वो एनर्जी इसको मिलेगी। अब जैसे इसको एनर्जी मिल गई बच्चों, जैसे इसको एनर्जी मिली, इसको जैसे यहाँ पर एनर्जी मिली, अब वो एनर्जी इतनी ज़्यादा होती है कि इनके बीच में लगने वाला रिपल्सन या इनके बीच में लगने वाला अट्रैक्शन, या फिर सिंपल भाषा में कहूँ तो यहाँ लगने वाला कूलाम लॉ फेल हो जाता है। कूलाम लॉ से भी खतरनाक एनर्जी इसके पास में आ जाती है, तो यहाँ से रिपल्सन का कोई काम नहीं होता, ठीक है ना। जैसे ही इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुँचा, इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिली, इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिलते ही इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएगा और इसका सर्किट कंप्लीट होगा। यानी कि ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला जो पोर्शन है, इसी पोर्शन में इलेक्ट्रॉन को क्या मिलती है?
एनर्जी मिलती है। इसी वाले पोर्शन में बच्चों इलेक्ट्रॉन को क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है। यानी कि आपका जो इलेक्ट्रॉन है, आपका इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा, यानी कि नेगेटिव आयन इधर आएगा और बच्चों पॉजिटिव आयन इधर आएगा, और ये धीरे धीरे सेल क्या होने लग जाएगा, फिर डिस्चार्ज होने लग जाएगा। तो ये ध्यान से मैंने रखना कि भाई साहब कि इलेक्ट्रॉन देखो यहाँ से निकला, यहाँ से लेकर यहाँ तक तो ये बिना एनर्जी के भी जा सकता है, क्योंकि नेगेटिव नेगेटिव में रिपल्सन है, इलेक्ट्रॉन भागेगा, या फिर इस नेगेटिव को पॉजिटिव खींचेगा, ये भागेगा, ठीक है। लेकिन ये इलेक्ट्रॉन जब यहाँ पहुंचेगा तो यहाँ से यहाँ तक दिक्कत आएगी, क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन यहाँ है तो नेगेटिव नेगेटिव में रिपल्सन है, तो ये इलेक्ट्रॉन को इधर आने नहीं देगा, ये इलेक्ट्रॉन को इधर धक्का देगा, प्लस इस इलेक्ट्रॉन को ये पॉजिटिव अट्रैक्ट करेगा, तो इलेक्ट्रॉन इधर भागना चाहेगा, उधर ये भागना चाहेगा। तो जैसे इलेक्ट्रॉन को अब एनर्जी देनी पड़ेगी, इलेक्ट्रॉन को इतनी एनर्जी दो कि गुलाम लो भी कुछ नहीं कर पाए, तो गुलाम लो कुछ नहीं कर पाएगा, और ये इलेक्ट्रॉन, ठीक है, रिपल्सन होने के बावजूद, रिपल्सन और अट्रैक्शन होने के बावजूद भी ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ पहुंच जाएगा एनर्जी की वजह से। और वो एनर्जी कौन देगा, वो एनर्जी बैटरी देगी। तो बताओ बच्चों, बैटरी ने क्या करा, चार्ज को प्रोड्यूस करा कि चार्ज को एनर्जी दी, एनर्जी दी। बैटरी कभी भी चार्ज प्रोड्यूस नहीं करती है, चार्ज ऑलरेडी इस वायर का होता है, वायर का फ्री चार्ज होता है। जब आप बैटरी नहीं लगाते हो, तो बच्चों मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में बताया था, जब आप बैटरी नहीं लगाते हो तो चार्ज कैसे मोशन करते हैं, रैंडम मोशन करते हैं, कोई करंट फ्लो नहीं होती है। लेकिन जैसे बैटरी लगा दोगे, ठीक है ना, तो चार्ज को, ठीक है, एनर्जी मिल जाएगी, सारे के सारे चार्ज एक ही डायरेक्शन में मूव करेंगे। तो अभी इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया, इसको एनर्जी मिल गई, तो अब करंट फ्लो होगी। करंट कैसे फ्लो होती है, इलेक्ट्रॉन के अपोजिट। करंट देखो ये पॉजिटिव है तो करंट ऐसे फ्लो होगी, करंट ऐसे आएगी, करंट, तो ये करंट फ्लो हो जाएगी, यानी कि करंट आपके ऐसे फ्लो होगी, ठीक है। यानी कि देखो बाहर देखो करंट कैसे फ्लो हो रही है, पॉजिटिव से नेगेटिव। इसलिए मैं कहता हूं कि पॉजिटिव से करंट निकलती है, पॉजिटिव टर्मिनल से करंट निकलती है और एंटर किसमें करती है, नेगेटिव में। तो ये सेल बच्चों चार्ज हो रहा है कि डिस्चार्ज हो रहा है, ये सेल हो रहा है डिस्चार्ज, सेल कैसा हो रहा है, डिस्चार्ज सेल हो रहा है, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ आएगा, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिल गई, ये इलेक्ट्रॉन को क्या मिल गई बच्चों, एनर्जी मिल गई, ठीक है। ये बैटरी मैकेनिज्म होगी, इलेक्ट्रॉन का क्या मिल गई, एनर्जी मिल गई। अब बच्चों अपन बात करते हैं, दो तरह के सेल होते हैं, एक होता है प्राइमरी सेल, एक सेकेंडरी सेल। तो सेल समझ में आ गया, सेल का पहला काम क्या होता है, चार्ज को एनर्जी देना। सेल कभी भी चार्ज प्रोड्यूस नहीं करता है, एनर्जी कहाँ देगा, वो इन पॉजिटिव नेगेटिव के बीच में। जब देखो नेगेटिव नेगेटिव की तरफ आ रहा है, ठीक है, और पॉजिटिव पॉजिटिव की तरफ आ रहा है, तो सेल कैसा होगा, डिस्चार्ज होगा। जब भी पॉजिटिव टर्मिनल से, ध्यान में रखना सारी इंपॉर्टेंट बात, जब भी पॉजिटिव टर्मिनल से करंट निकलती है तो उसका मतलब वो सेल कैसा हो रहा है, डिस्चार्ज हो रहा है। अब डिस्चार्ज हो रहा है तो सेल की एनर्जी ले जा कौन रहा है, सेल की एनर्जी कौन ले जा रहा है, ये इलेक्ट्रॉन ले जा रहा है। और ये इलेक्ट्रॉन एनर्जी ये इलेक्ट्रॉन एनर्जी ले जाके क्या कर रहा है, इस बल्ब को दे रहा है। तो बल्ब क्या कर रहा है, जग रहा है, बल्ब क्या हो गया, ऑन हो गया, ब्राइट हो गया। ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से लेकर यहाँ एनर्जी लेगा, उसके बाद में जाएगा, इसमें खड़खड़ खड़खड़ क्या करेगा, टक्कर करेगा, ठीक है ना, अपनी एनर्जी इसको देगा, खाली हो जाएगा। यानी कि इलेक्ट्रॉन का काम क्या होता है, यहाँ आया, अपने अंदर एनर्जी भर ली, जितनी एनर्जी खानी थी खा ली, कट्टे भर लिए, बोरे भर लिए, और वो एनर्जी लेके जाएगा, वो एनर्जी इसको दे देगा, सारी एनर्जी इसको दे देगा। ये बल्ब बेचारा जगता रहेगा, यहाँ इलेक्ट्रॉन बर्बाद हो जाएगा, बर्बाद होने का मतलब सारी एनर्जी दे देगा, फिर वापस आएगा, फिर एनर्जी लेगा, फिर जाएगा, फिर बल्ब को देगा। तो मैकेनिज्म समझ में आ गई बच्चों। अब देखो सेल के टाइप, तो बच्चों दो तरह के सेल होते हैं, सेल के बारे में देख लेते हैं, फिर बात करते हैं सेल का ये मैं प्राइमरी सब कुछ बात करते हैं, आज सेल के बारे में ही सारा डिस्कशन करते हैं। तो ये तो बच्चों सेल का बेसिक फंडा हो गया। अब बच्चों देखो सेल दो टाइप के होते हैं, एक होता है बच्चों प्राइमरी सेल, ठीक है, जिसको अपन स्टैंडर्ड सेल भी बोलते हैं, जिसको अपन क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड सेल। और एक होता है बच्चों सेकेंडरी सेल, क्या होता है, सेकेंडरी सेल, जिसको अपन क्या बोलते हैं, आइडियल सेल भी बोलते हैं सेकेंडरी सेल को, ठीक है। प्राइमरी सेल, ठीक है। तो इन दोनों के बारे में वन बाई वन बात कर लेते हैं, ठीक है। तो ठीक है, देखो प्राइमरी सेल कौन से होता है, सिंपल याद रखो, जो टीवी के रिमोट होता है ना, टीवी के रिमोट में जो सेल आप यूज करते हो ना, वो प्राइमरी सेल होता है। क्या टीवी के रिमोट के सेल को आप चार्ज कर सकते हो, क्या नहीं कर सकते। तो बच्चों ये कैसे होता है, नॉन चार्जेबल, या फिर इसमें ऐसे लिख दो
कि इसमें बच्चों जो केमिकल प्रोसेस जो होता है, केमिकल जो प्रोसेस होता है कैसा होता है बच्चों, इसमें इरिवर्सिबल। बच्चों प्राइमरी सेल वो होता है जिसको आप चार्ज नहीं कर सकते, जस्ट यूज एंड थ्रो, यूज करो और थ्रो कर दो। इसमें क्या आएगा बच्चों, ये नॉन चार्जेबल है, तो बच्चों ये कैसा होगा, चार्जेबल होगा। कैसा होगा, चार्जेबल होगा। इसमें केमिकल प्रोसेस बच्चों इरिवर्सिबल है, तो इसमें कैसा होगा बच्चों, रिवर्सिबल होगा। ठीक है, इसमें कैसा होगा बच्चों, रिवर्सिबल होगा। इसके मैं नोट्स दे दूंगा आपको, ठीक है, मैं शॉर्टकट में लिख देता हूँ। ठीक है, इसमें इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है मैं बताऊंगा, इंटरनल रेजिस्टेंस के बारे में जस्ट अभी आएगा। इंटरनल रेजिस्टेंस जो होता है, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल आर नॉट इक्वल टू 0, मतलब स्मॉल होता है, कुछ ना कुछ होता है। प्राइमरी सेल जो होते हैं उसका इंटरनल रेजिस्टेंस कुछ ना कुछ होता है, लेकिन इसका बच्चों इंटरनल रेजिस्टेंस लगभग कितना होता है, 0 होता है। उसके बाद में अपने पास में दूसरा टर्म जो आएगा वो आएगा ईएमएफ। ईएमएफ के बारे में बात करेंगे। इसका जो ईएमएफ होता है वो कांस्टेंट होता है। ठीक है, ईएमएफ क्या होता है, कांस्टेंट। ठीक है, और इसका बच्चों कैसा होता है, वेरिएबल होता है। ठीक है, टाइम के साथ में वो घटता है। ठीक है, टाइम के साथ में वो क्या होता है, घटता है। आप कंफ्यूज मत होना यार ईएमएफ क्या होता है, जस्ट अभी नेक्स्ट में आपको बताऊंगा। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या होता है, इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट बात लिख दी। इसका एग्जांपल लिख लो, CDL। CDL का मतलब कैडमियम सेल। ठीक है, डैनियल सेल, लेक-लांसी सेल, इसमें होता है बच्चों एल्केली सेल। तो मेरा जो मेन एम था आपको ये समझाना था कि भाई प्राइमरी सेल जो होते हैं यूज एंड थ्रो। प्राइमरी सेल कैसे होते हैं, नॉन चार्जेबल होते हैं, रिवर्सिबल प्रोसेस होता है, इरिवर्सिबल, इसमें रिवर्सिबल होता है, ये चार्ज कर सकते हैं। प्राइमरी सेल का कुछ ना कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस होता, सेकेंडरी का बिल्कुल भी नहीं होता है। ईएमएफ इसका कांस्टेंट रहता है, यानी कि जब आप मार्केट से एक सेल खरीद के लाते हो, अगर वो 1.5 ईएमएफ का है तो उसका ईएमएफ हमेशा कितना रहेगा, 1.5 ही रहेगा, जब तक वो डिस्चार्ज नहीं हो जाता। ठीक है, जब तक बच्चों वो डिस्चार्ज नहीं हो जाता। ठीक है, तो ईएमएफ इसका हमेशा कांस्टेंट रहेगा। इसमें एग्जांपल हो गया CDL, C का मतलब कैडमियम, डैनियल, लेक-लांसी, इसमें हो गया बच्चों एल्कली सेल। ठीक है, लिख लो उसको। ठीक है, वैसे मैं इसके नोट्स दे दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, थ्योरेटिकल पोर्शन नहीं। अब प्राइमरी सेकेंडरी सेल के बाद में अपन बात करते हैं दो सर्किट की और बात कर लेते हैं कि ओपन सर्किट और क्लोज सर्किट क्या होता है। उसके बाद में बच्चों अपन बात करते हैं इसका इंटरनल रेजिस्टेंस ईएमएफ के बारे में। दो सर्किट बार बार मेरे काम में आएंगे। देखो बच्चों, एक तो मैं काम में लूँगा ओपन सर्किट, क्या ओपन सर्किट क्या होता है। ठीक है, और एक बच्चों मैं काम में लूँगा क्लोज सर्किट। क्या लूँगा बच्चों मैं, क्लोज सर्किट। बच्चों ओपन सर्किट तो वो होता है, ओपन सर्किट क्या होता है, वो होता है जिसमें करंट कितनी होती है, 0 होती है, यानी कि टूटा हुआ सर्किट जिसको बोल दो आप। कि ये आपने सेल लगा दिया, सेल लगाया, ये प्लस ये माइनस, ये सेल लगाया, क्या करंट फ्लो होगी, क्या नहीं होगी। अरे भाई साहब देखो, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलेगा, इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुँचेगा, लेकिन सर्किट आगे है क्या, नहीं है, तो करंट कितनी जाएगी, 0। इसका रेजिस्टेंस कितना होता है, इन्फिनिटी। क्यों, क्योंकि यहाँ पर क्या है, एयर है, एयर का रेजिस्टेंस कितना होता है, इन्फिनिटी। तो ये ओपन सर्किट होता है। तो ओपन सर्किट में ध्यान में रखना, ओपन सर्किट जो होता है, ओपन सर्किट के अंदर करंट कितनी होती है, 0, यानी कि करंट डज नॉट फ्लो। तो करंट जो है वो 0 रहेगी। इसमें जो आई है वो कितनी होगी, 0। ठीक है, उसके बाद मैं बात करता हूँ बच्चों क्लोज सर्किट। क्लोज सर्किट में आई होगी नॉट 0, यानी कि इसमें करंट क्या होगी बच्चों, फ्लो। करंट कैसे होगी, फ्लो होगी। ठीक है, जैसे मान लो ये रेजिस्टेंस है आपके पास में R, ठीक है, ये बैटरी लगा दी आपने कोई E की, तो ये करंट फ्लो हो रही है I, ये करंट फ्लो हो रही है बच्चों I। ठीक है, और इसमें जो I है वो कितना जाएगा, E/R। ठीक है, तो ये क्लोज सर्किट होता है। क्लोज सर्किट का मतलब करंट फ्लो होगी, करंट फ्लो होगी। ठीक है, इसमें ध्यान रखना, एक बार मैं ये लिख देता हूँ, R 0 है। इंटरनल रेजिस्टेंस सेल का कितना लिया मैंने, 0, तो आ जाएगा इंटरनल रेजिस्टेंस आ जाएगा। तो फिलहाल आप भी ध्यान रखना, ओपन सर्किट, ओपन सर्किट का मतलब ध्यान रखना, ओपन सर्किट का मतलब कोई करंट फ्लो नहीं होगी, और क्लोज सर्किट का मतलब बच्चों करंट क्या होगी, फ्लो होगी। करंट क्या होगी, फ्लो होगी। ठीक है, लिख लिया बच्चों, इसको लिख लो। लिख लिया बच्चों। अब बच्चों अपन बात करते हैं, देखो 3 इंपॉर्टेंट टर्म की।
अब इसमें तीन इंपॉर्टेंट टर्म की मैं बात कर देता हूँ एक साथ। आर इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल। आर का मतलब इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल, यानी कि सेल का आंतरिक प्रतिरोध। ई एम एफ, ई एम एफ इलेक्ट्रो मोटिव फोर्स, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ई एम एफ। दूसरा जो टर्म आएगा टी बी डी, मतलब टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, ये तीन टर्म आपको समझने हैं। और उसके बाद में सेल की जनरल स्ट्रक्चर मान लो एंड है, बस ये तीन इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है, ठीक है। तो पहले देखो इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है। अभी अपने सेल का डायग्राम ड्रॉ करा था बच्चों, मैंने कहा था बच्चों ये सेल होता है, ये सेल होता है, ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है। ये इसका मैं कहता हूँ पॉजिटिव टर्मिनल है बच्चों, ये इसका नेगेटिव टर्मिनल है, ठीक है। और इसके अंदर क्या भरा हुआ रहता है बच्चों, इलेक्ट्रोलाइट भरा हुआ रहता है। इसके अंदर क्या भरा हुआ रहता है बच्चों, ये इलेक्ट्रोलाइट भरा हुआ रहता है, ये ठीक, इलेक्ट्रोलाइट भरा हुआ रहता है ये, ठीक है। ये बच्चों क्या है, ये वाले, इसको क्या नाम दिया था मैंने, इलेक्ट्रोड। क्या नाम दिया मैंने, इलेक्ट्रोड। और ये बच्चों क्या है इसमें, इलेक्ट्रोलाइट। ये क्या है, इलेक्ट्रोलाइट। इसको मैंने एक वायर से कनेक्ट कर दिया, रजिस्टेंस लगा दिया, ये आर है। और कोई डाउट वाली बात नहीं है कि इसमें करंट फ्लो होगी आई, ये करंट फ्लो हो रही है, ठीक है। करंट कैसे फ्लो होगी, पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव, हाई से लो। लेकिन बैटरी के अंदर करंट ऐसे फ्लो होगी, बैटरी के अंदर करंट ऐसे फ्लो होगी। ऐसे क्यों फ्लो होगी, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन, भाई इससे इलेक्ट्रॉन ऐसे निकलेगा, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव टर्मिनल से यूँ निकलेगा। तो जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा, जब आपका इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा, तो इस इलेक्ट्रॉन, जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा तो इलेक्ट्रॉन ऐसे जाएगा। भाई इलेक्ट्रॉन को एनर्जी चाहिए ना, देखो नेगेटिव रिपल्सन हुआ, इलेक्ट्रॉन सीधा यहाँ पहुँच गया। अब जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा, जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ है तो ये तो नेगेटिव है, ये क्या है, नेगेटिव है। और बच्चों ये क्या है, पॉजिटिव है। तो इस नेगेटिव में रिपल्सन होगा, तो क्या इलेक्ट्रॉन ऑटोमेटिक जा पाएगा, क्या नहीं जा पाएगा। इलेक्ट्रॉन को एनर्जी देगी कौन, एनर्जी देगी बैटरी देगी। कौन देगी बच्चों, बैटरी देगी। तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, ऐसे जाएगा। अब जब ये इलेक्ट्रॉन, जब ये इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहा है, तो इलेक्ट्रोलाइट जो है, जो बांधा उत्पन्न करेगा, जो ऑब्स्ट्रक्टल जो जनरेट करेगा, उसी को क्या बोलते हैं, सेल का आंतरिक प्रतिरोध। भाई एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जो होता है, बाह्य प्रतिरोध जो होता है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जो होता है, रेजिस्टेंस की डेफिनेशन क्या होती है बच्चों। देखो बच्चों, रेजिस्टेंस जो है बच्चों, जो प्रतिरोध है, उसकी डेफिनेशन ये होती है कि चार्ज फ्लो में जो बांधा होती है, जो ऑब्स्टेकल होता है, उसी को अपन रेजिस्टेंस बोलते हैं, ठीक है। तो अब जब ये इलेक्ट्रॉन बच्चों, ये इलेक्ट्रॉन जब यहाँ से यहाँ जाएगा, तो क्या इसको इलेक्ट्रोलाइट जाने देगा, क्या नहीं जाने देगा। इलेक्ट्रोलाइट इसको जाने नहीं देगा, कुछ ना कुछ बांधा, कुछ ना कुछ अपोजिशंस वो जनरेट करेगा, उसी को अपन क्या बोलेंगे, इंटरनल रेजिस्टेंस। यानी कि आपके पास में ये जो नेगेटिव आयन है, इलेक्ट्रॉन है, इस नेगेटिव आयन को यहाँ जाना है और पॉजिटिव आयन को बच्चों यहाँ आना है। तो ये नेगेटिव पॉजिटिव आयन जो है, ये आसानी से फ्लो नहीं हो पाएंगे। ये जो इलेक्ट्रोलाइट है, ये इनके फ्लो में कुछ ना कुछ बांधा उत्पन्न करेगा, उसी को क्या बोलेंगे बच्चों, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल। तो समझ में आ गया इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल। समझ में आ गया। डेफिनेशन लिखा दूं उसकी, डेफिनेशन लिखो, द ऑपोजिशन ऑफर्ड बाय इलेक्ट्रोलाइट ऑफ सेल, ठीक है। द ऑपोजिशन ऑफर्ड बाय इलेक्ट्रोलाइट ऑफ सेल, ठीक है। यानी कि जो ये नेगेटिव पॉजिटिव आयन है, या फिर आप इलेक्ट्रॉन कह दो, ये जो भी आयन्स हैं, उन आयन के फ्लो में जो ऑपोजिशन आएगा, जो बाधाएं आएगी, उसको क्या बोलते हैं, सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस कहते हैं, ठीक है। और सेल के इंटरनल रेजिस्टेंस को ध्यान रखना, किससे रिप्रेजेंट करूंगा बच्चों में, आर से।
तो ये मेरे आर की डेफिनेशन होगी। ये क्या होगी बच्चों, स्मॉल आर, यानी कि इंटरनल रेजिस्टेंस की बच्चों क्या होगी, ये डेफिनेशन होगी। नोट करो बच्चों इसको, ठीक है। द ऑपोजिशन ऑफर्ड बाय इलेक्ट्रोलाइट टू सेल, साथ में ये अटैच कर लो, टू फ्लो ऑफ आयंस, फ्लो ऑफ आयंस, ठीक है। तो ये इंटरनल रेजिस्टेंस आ गया। इंटरनल रेजिस्टेंस बच्चों समझ में आ गया। देखो इलेक्ट्रॉन यहाँ से ऑटोमेटिक निकल जाएगा, नेगेटिव नेगेटिव में रिपल्सन हो रहा है, इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकला, इलेक्ट्रॉन यूज करेगा करंट के फ्लो में, जैसे इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुँच जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब इलेक्ट्रॉन यहाँ है, अब इलेक्ट्रॉन मान लो ये यहाँ है, तो ये जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ आना चाहता है, लेकिन भाई साहब इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज, इस पर नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव नेगेटिव में रिपल्सन आ पाएगा क्या, नहीं आ पाएगा। कैसे आएगा, बैटरी से आएगा। बैटरी क्या देगी उसको, एनर्जी देगी। जैसे बैटरी एनर्जी देगी तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ तक पहुँच जाएगा, लेकिन इसके बीच में इलेक्ट्रोलाइट कुछ ना कुछ रोल प्ले करेगा। वो इलेक्ट्रोलाइट जो भी बांधा उत्पन्न करेगा उसको अपन क्या बोलेंगे, इंटरनल रेजिस्टेंस। उसको क्या बोलेंगे, इंटरनल रेजिस्टेंस। उसके बाद में अपन इसकी बात कर लेते हैं डिपेंडेंसी की। यहाँ तक समझ में आ गया, यहाँ तक समझ में आ गया इंटरनल रेजिस्टेंस, मिटा दूँ। अब देखो ये तो इंटरनल रेजिस्टेंस हो गया, इसकी डिपेंडेंसी की बात कर लेते हैं भाई। इसकी डिपेंडेंसी क्या होती है, इसकी डिपेंडेंसी। तो इंटरनल रेजिस्टेंस समझ में आ गया, डिपेंडेंसी ऑफ आर, डिपेंडेंसी ऑफ आर। पहला देखो डिपेंडेंसी ऑफ किस पे डिपेंड करेगा, पहले वो करेगा बच्चों एरिया ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। एरिया जितना बड़ा होगा ना, आर उतना क्या होगा, कम होगा। कैसे होगा, फटाफट इसको थोड़ा समझते दो भाई। ये देखो ये मैं कहता हूँ पॉजिटिव प्लेट है, ये देखो बच्चों नेगेटिव प्लेट है, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन को यहाँ पहुँचना है, इलेक्ट्रॉन को यहाँ पहुँचना है सर्किट कंप्लीट होने के लिए, ये इसका सर्किट है। अगर मान लो एरिया बड़ा होगा तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकला, वो यहाँ पहुँच जाएगा, यहाँ पहुँच सकता है, यहाँ ऐसे पहुँच सकता है, कहीं भी पहुँच सकता है। तो एरिया जितना बड़ा होगा ना, प्लेट का एरिया जितना बड़ा होगा ना, इलेक्ट्रॉन उतनी आसानी से पहुँच सकता है। आसानी से पहुँचा, इसका मतलब रेजिस्टेंस क्या होगा, कम होगा। भाई एरिया जितना बड़ा होगा, मैं कहता हूँ भाई एक प्लेट ये है, एक ये एरिया है, बस ये इतना सा एरिया है, इतना सा। तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से पहुँचने में मुश्किल आएगी। एक मैं कहता हूँ प्लेट का साइज देखो ये है, तो जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलेगा वो चाहे यहाँ पहुँचो, चाहे यहाँ पहुँचो, यहाँ पहुँचो, यहाँ पहुँचो, उसके बाद ठीक है, बड़ा एरिया है ना, तो आसानी से वो पहुँच सकता है, आसानी से पहुँच सकता है। इसका मतलब रेजिस्टेंस क्या होगा, कम होगा। तो एरिया ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, एरिया जितना बड़ा रेजिस्टेंस उतना क्या होगा, कम होगा। फिर इनके बीच की डिस्टेंस डी। तो बताओ बच्चों, डी डिस्टेंस बिटवीन प्लेट। भाई डी जितना ज़्यादा होगा, पाथ उतना लंबा होगा। भाई प्लेट के बीच में जितनी ज़्यादा डिस्टेंस होगी, एक प्लेट यहाँ है, एक प्लेट यहाँ है, अब बेचारे को इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकला, अब इस इलेक्ट्रॉन को यूं इतना लंबा सफ़र ट्रेवल करना पड़ेगा। तो पाथ जितना लंबा होगा, बांधाएँ उतनी ज़्यादा आएगी, ठीक है। तो आर भी उतना ज़्यादा होगा, दूसरा बच्चों टेम्परेचर। अगर मैं टेम्परेचर बढ़ा दूँ इसका, अगर मान लो मैं इसको टेम्परेचर बढ़ा दूँ, इसको मैं गर्म कर दूँ, तो गर्म करते ही भाई साहब इसको एनर्जी मिल जाएगी। एनर्जी मिलते ही ये भागता हुआ जाएगा, यानी कि आसानी से पहुँच जाएगा। आर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। भाई जब टेम्परेचर बढ़ाओगे तो उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिल जाएगी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिलेगी तो इलेक्ट्रॉन भागता हुआ पहुँचेगा। अब बांधाएँ कुछ नहीं कर पाएगी, तो टेम्परेचर बढ़ाने से क्या हो जाएगा, ये कम हो जाएगा, ठीक है। दूसरा हो जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, यानी कि सी जितना ज़्यादा होगा, आर उतना ज़्यादा होगा। कंसंट्रेशन जितनी ज़्यादा रखोगे, उसका रेजिस्टेंस भी कितना होगा, उतना ज़्यादा होगा। उसके बाद में होता है सेल डिफेक्ट होता है कि सेल पुराना हो गया है, ठीक है ना, या और भी बहुत सारे सेल डिफेक्ट होंगे। तो डिफेक्ट जितना ज़्यादा होगा, ठीक है ना, उतनी ज़्यादा आर होगा, ठीक है। तो ये आर के डिपेंड हो गए। एरिया जितना ज़्यादा रखोगे उतना आसानी से पहुंच जाएगा। एरिया ज़्यादा, प्लेट बड़ी, आसानी से पहुंचेगा, आर कम, आसानी से पहुंच रहा है, बांधा ही नहीं। डिस्टेंस डी जितनी ज़्यादा होगी उतना मुश्किल से पहुंचेगा, ठीक है ना, पाथ लंबा है। टेम्परेचर बढ़ा दिया, काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो रेजिस्टेंस ज़्यादा है इसका, ठीक है। तो ये होगी डिपेंडेंसी ऑफ आर। तो आर समझ में आ गया। आर क्या होता है कि सेल के खुद के द्वारा, सेल जो होता है उसके खुद के अंदर भी रेजिस्टेंस होता है। ध्यान, इसलिए इसका नाम दिया मैंने इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल। ये सेल का खुद का रेजिस्टेंस होता है। उसके बाद में बच्चों मैं बात करता हूँ EMF।
किसके बारे में बात करते हैं बच्चों अपन? अब अपन बात करते हैं बच्चों, देखो EMF। EMF देखो क्या होता है, इसका नाम है, देखो इसका नाम है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो पहले तो ये लिख लेना, नॉट ए फोर्स। पहली बात ये ध्यान रखना, ये एक फोर्स नहीं है, इट नॉट ए फोर्स, ये कोई फोर्स नहीं है। इसकी डेफिनेशन क्या होती है, ये क्या है, वर्क डन बाय ए सेल इन ब्रिंगिंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज इन वॉल सर्किट इंक्लूड सेल। एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को ठीक है, पूरे सर्किट में चक्कर लगाने में जो वर्क डन होता है वही आपका क्या होता है, EMF। ये तो बोर्ड लेवल की डेफिनेशन है, वर्क डन बाय ए सेल इन ब्रिंगिंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज इन वॉल सर्किट इंक्लूड सेल। ठीक है, दूसरा देखो, दूसरा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्या है दूसरा, ये है पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू टर्मिनल ऑफ सेल, potential difference between two terminal of cell when no current flow। यानी कि आपके पास में देखो ये सेल है, ये मार्केट से सेल लेके आया, ये इसका पॉजिटिव टर्मिनल है और बच्चों ये इसका नेगेटिव टर्मिनल है, और मैं कहता हूँ ये 12 वोल्ट का है। कितने वोल्ट का है? 12 वोल्ट का। और आप इससे कोई करंट नहीं ले रहे हो। करंट का मतलब कोई भी आपने कोई वायर कनेक्ट नहीं करा है, तो ये जो 12 वोल्ट है ये इसका क्या है, EMF है। तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है कि EMF क्या होता है। EMF का मतलब होता है, आपके पास है मान लो कोई सेल है, EMF का मतलब सिंपल देखो, EMF का मतलब अगर आप सेल से कोई करंट नहीं ले रहे हो, तो उसके दोनों जो टर्मिनल है उन दोनों का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो क्या हो जाएगा, EMF हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा बच्चों, EMF हो जाएगा। अब EMF किस पर डिपेंड करता है, EMF की अपन डिपेंडेंसी अगर मैं बात करूँ, EMF की डिपेंडेंसी तो दो बात पर डिपेंड करता है। ये तो डिपेंड करता है नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, दूसरा नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड। इलेक्ट्रोड समझ गए ना, ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल, ये इसके इलेक्ट्रोड होते हैं। नेगेटिव टर्मिनल को क्या बोलता हूँ, एनोड, सॉरी कैथोड। नेगेटिव को क्या बोलते हैं, कैथोड इलेक्ट्रोड बोलते हैं, और पॉजिटिव को क्या बोलते हैं, एनोड। इसमें क्या भरा हुआ रहता है बच्चों, इसमें इलेक्ट्रोलाइट भरा हुआ रहता है। क्या भरा हुआ रहता है, इलेक्ट्रोलाइट। फिलहाल डेफिनेशन ये है कि पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू टर्मिनल व्हेन नो करंट फ्लो, तो ये हो गया आपका EMF। नाम ध्यान रखना, EMF में ध्यान रखना इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स आता है, लेकिन ध्यान में रखना बच्चों ये कोई फोर्स नहीं है, ये वर्क डन है। ये क्या है, वर्क डन है। या पॉजिटिव और नेगेटिव का क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस है। कब, जब कोई करंट फ्लो नहीं होती है, ठीक है। अब लास्ट देखो, टर्मिनल वोल्टेज। अब थर्ड समझो, TBD, ये है बच्चों आपका टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। या फिर इसको बोलते हैं बच्चों टर्मिनल वोल्टेज। टर्मिनल वोल्टेज की डेफिनेशन क्या होती है बच्चों, वेरी सिंपल, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू टर्मिनल। इसकी डेफिनेशन क्या होती है, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू टर्मिनल ऑफ सेल when current flow।
जब करंट फ्लो होती है, जब करंट फ्लो होती है, यानी कि जैसे मान लो ये सेल है आपके पास में, ये इसका पॉजिटिव टर्मिनल और ये इसका नेगेटिव टर्मिनल, ठीक है। और यहाँ से मैंने एक वायर कनेक्ट कर दिया ये। अब जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, अब ये पॉजिटिव और नेगेटिव में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो क्या कहलाएगा? टर्मिनल वोल्टेज। अगर करंट फ्लो नहीं होती है, ठीक है, करंट तो फ्लो होगी भाई, इसमें रजिस्टेंस बन गया, करंट फ्लो होगी। अगर I 0 है, अगर करंट फ्लो नहीं होती है, तो मैंने क्या कहा था? अगर करंट 0 है, अगर कोई करंट फ्लो नहीं होती है, अगर कोई करंट फ्लो नहीं होती है, तो पॉजिटिव नेगेटिव का जो वोल्टेज डिफरेंस होगा वो EMF होगा। क्या होगा? EMF। लेकिन अगर करंट फ्लो होती है तो पॉजिटिव नेगेटिव का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो क्या होगा? TBD। क्या होगा? TBD, ठीक है, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। इसको एक एग्जांपल से समझ लेते हैं इनको, ठीक है, सबको। इसको एग्जांपल से अपन समझते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है। ये देखो, R, एक सर्किट ड्रॉ करता हूँ बच्चों में, ये R है, ठीक है, ये पॉजिटिव है, ये ऐसे है, ठीक है। और ये जो आपको दिख रहा है मेरा, ये बच्चों क्या है? सेल है। क्या है? सेल है ये, ठीक है। ये सेल का 40 वोल्ट सेल का है और ये इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है 1 ओम का। कितना है बच्चों? 1 ओम का, ठीक है। और R की वैल्यू लेता हूँ मैं। R बच्चों मेरा क्या है? एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। R क्या है बच्चों? मेरा एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, ठीक है। उसके बाद में स्मॉल r आपको पता है क्या? इंटरनल रेजिस्टेंस। I निकालता हूँ, I का फॉर्मूला यहाँ पर आएगा E, ये करंट। उसके बाद में V होता है TBD, टर्मिनल वोल्टेज। V क्या होता है बच्चों? टर्मिनल वोल्टेज। क्या होता है? टर्मिनल वोल्टेज। और ये आता है बच्चों EMF। क्या आता है बच्चों? ये EMF, ठीक है। तो बात करते हैं अपन, देखो इसमें एक एग्जांपल ले लेते हैं। इसमें अगर मान लो मैं ये 9 वोल्ट लेता हूँ बच्चों, कितना? 9 ओम। कितना ले रहा हूँ बच्चों मैं इसको? 9 ओम। ये मैंने लिया है बच्चों 1 ओम, ठीक है। तो देखो करंट कितनी आ जाएगी? करंट निकालोगे, करंट कितनी आएगी? करंट देखो आएगी 40, स्मॉल r प्लस कैपिटल R। तो ये 9 लिया है, 9 और 1 10, तो करंट कितनी आएगी बच्चों? 4। करंट कितनी आएगी? 4। इसमें एक टर्म और ले लेता हूँ मैं, V डैश, और एक मैं ये ले लेता हूँ बच्चों EMF। V डैश क्या है? जो इंटरनल ड्रॉप होगा, जो इंटरनल ड्रॉप। क्या? इंटरनल ड्रॉप। इंटरनल ड्रॉप समझ गए? यानी कि V डैश जो यहाँ पर जो ड्रॉप होगा ना वो V डैश है, ठीक है। और यहाँ पर जो ड्रॉप होगा वो V है। एक्सटर्नल रेजिस्टेंस पर देखो EMF की डेफिनेशन क्या थी? अगर इस बैटरी से मैं कोई करंट नहीं लेता हूँ तो भी EMF कितना होगा? 40। EMF कितना होगा? 40। यानी कि अगर मान लो इस सर्किट को मैं हटा दूँ, इसको मैं मिटा देता हूँ, तो ये जो 40 दिख रहा है ना, ये जो 40 दिख रहा है, ये इसका क्या हो गया? EMF। क्योंकि भाई कोई करंट ही नहीं ले रहे हो आपके पास, मेरे पास है, मान लो ये बैटरी है, मैं कहता हूँ भाई साहब ये बैटरी लेके आया हूँ बाजार से 40 वोल्ट की, कोई करंट फ्लो नहीं हो रही है, इसमें कोई करंट फ्लो नहीं हो रही है, तो ये जो 40 है ये इसका क्या हो गया? EMF हो गया। अब मैंने इसमें एक सर्किट कनेक्ट कर दिया, पॉजिटिव से ये नेगेटिव एक रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दिया, कोई बल्ब कनेक्ट कर दिया, कोई टीवी फ्रिज कनेक्ट कर दिया 9 ओम का। कितने ओम का? एक बार मैंने 9 ओम लिया है तो करंट आई 4 एम्पियर की। तो देखो ये कितना होगा? इसका जो फॉर्मूला बनेगा बच्चों, इसका फॉर्मूला बनेगा I × R, और इसका जो फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा IR। ये V डैश होगा IR, ठीक है, और ये फॉर्मूला बनेगा V का। तो ये 9 ओम का लिया, ये 1 ओम, ये 4 ओम। तो इसमें बाहर देखो बच्चों कितना ड्रॉप होगा? बाहर करंट आएगी ना बच्चों, करंट आई, ये I, ये तो ये तो हो जाएगा IR, और ये जो V डैश दिख रहा है ये हो जाएगा स्मॉल IR, ठीक है। लिख नहीं रहा मैं, बार बार क्या लिखें अब। तो ये देखो V कितना हो जाएगा? IR। तो करंट कितनी आई बच्चों? करंट कितनी आई? 4, और ये कितना है? 9। तो 4 9 कितना हो जाएगा? 36। EMF कितना है? 40। EMF समझ में आ गया ना? 40 वोल्ट। EMF अगर मैं कोई करंट नहीं लेता हूँ ना बैटरी से, देखो अगर मैं बैटरी से कोई भी करंट नहीं लेता हूँ, कोई भी करंट नहीं लेता हूँ, तो 40 वोल्ट होगा कि नहीं होगा? होगा। अंदर कितना ड्रॉप हो जाएगा बच्चों? अंदर ड्रॉप कितना हो जाएगा? 4। कितना हो जाएगा? 4। कैसे निकाला? I × R। I कितना? 4, R कितना है? 1, ठीक है।
अब मान लो मैं इसको कर देता हूँ 99 ओम, ये 99, ये 1, तो अब देखो कितना हो जाएगा 40 और ये कितना हो जाएगा 100, तो कितना आएगा बच्चों ये 0.4, ये 0.4, ठीक है। कितना हो गया बच्चों ये 0.4, ठीक है। तो ये हो गया बच्चों 0.4। ईएमएफ कितना रहेगा 40। भाई बैटरी तो 40 वोल्ट की है बच्चों, बैटरी कितने वोल्ट की है 40 वोल्ट की। तो पहले ये निकाल लो, ये देखो ये कितना आएगा I इंटू आर, तो ये कितना हो जाएगा 0.4, ये 0.4, तो ये कितना आएगा 39.6, ठीक है। भाई 40 वोल्ट की बैटरी लगाई, 39.6 तो उसको मिल गया और 0.4 अंदर ड्रॉप हो गया इंटरनल। अगर मान लो मैं इसको 99.9 ओम कर दूं और ये 1 ओम, दानगना सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस कांस्टेंट रहेगा 1 ओम 1 ओम। एक तो दानगना सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस कांस्टेंट रहता है, एक ईएमएफ कांस्टेंट रहता है। ईएमएफ दानगना प्राइमरी सेल है तो ये 40 वोल्ट और यहाँ पर भी कितना रहेगा 40 वोल्ट। और ये दोनों मिलकर, ये तो जो बाहर गिरा ये कौन सा है टीबीटी जो बाहर गिरेगा, देखो ये सेल है बच्चों, ये क्या है बच्चों देखो ये सेल है। इस सेल के जो बाहर गिरेगा ना, इस सेल के जो बाहर गिरेगा वो क्या होगा टर्मिनल वोल्टेज, और सेल के जो अंदर गिर रहा है वो V डैश है। तो सेल के बाहर 36 गिरा तो अंदर कितना गिरेगा 4, तो इन दोनों को ऐड करके देखो कितना होगा 40। इसमें देखो नेक्स्ट में 99 कर दिया आपने, बल्ब लगा दिया 99 का, तो बाहर कितना गिरा 0.4, तो इस पर टीबीटी कितना होगा 39.6। ये 99 कर दिया तो इस पर करंट कितनी आएगी 0.04, करंट कितनी आएगी बच्चों 0.04, तो ये 0.04, तो बच्चों ये हो जाएगा 0.04, ये हो जाएगा 39.96, दोनों देख लो 40, ये कितना हो जाएगा ये। और अगर मान लो बच्चों मैं इस आर को इन्फिनिटी कर दूं, इन्फिनिटी का मतलब कैसा सर्किट है, ये ओपन सर्किट है, ये ओपन सर्किट है, ये 1 ओम है, ठीक है। करंट कितनी जाएगी बच्चों 0। अरे ओपन सर्किट में करंट फ्लो होती है क्या, नहीं होती है, तो अंदर कुछ गिरेगा क्या, कुछ नहीं गिरेगा। ईएमएफ कितना रहेगा 40, तो ये 40 है तो टीबीटी भी कितना है 40। यानी कि अगर कोई करंट फ्लो नहीं होती है, अगर आपका I 0 है तो आपका जो ईएमएफ होता है वो किसके इक्वल होता है टीबीटी के। कितना होता है टीबीटी के। तो टीबीटी समझ में आ गया। टीबीटी का मतलब क्या, ये जो दिख रहा है आपको ये सारा टीबीटी है। टीबीटी का मतलब क्या, जो बाहर ड्रॉप हो, जो बाहर ड्रॉप हो। बाहर का मतलब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस पर जो आर पर जो ड्रॉप होगा वो टीबीटी है। ईएमएफ हमेशा सेल का कितना रहेगा 40, और ये वी डैश कौन सा है जो अंदर गिर रहा है। तो देखो ये मैंने सेल लिया बच्चों 40 वोल्ट का सेल लिया, अगर इसमें कोई करंट फ्लो नहीं हो रही है तो ये 40 क्या कहलाएगा आपका EMF, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, और ये सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस है 1 ओम। तो ये पूरा सेल बन गया। इसको मैंने किससे कनेक्ट कर दिया कैपिटल R से, कैपिटल R से। और इस कैपिटल R में जब करंट फ्लो होगी, इस कैपिटल R में जब करंट फ्लो होगी I, तो I इंटू R जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वो क्या कहलाएगा टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, या फिर इसको क्या कहते हो टर्मिनल वोल्टेज। और मैंने क्या कहा था टर्मिनल वोल्टेज क्या होता है, जब सेल से करंट फ्लो होगी, जब सेल से करंट फ्लो होगी तो पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वही टर्मिनल वोल्टेज होगा। तो सिंपल भाषा में देख लो, वोल्टेज ड्रॉप, टर्मिनल वोल्टेज ड्रॉप, टर्मिनल वोल्टेज ड्रॉप का मतलब होता है जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस पर जो ड्रॉप हो जाएगा वो इंटरनल अपने कुछ काम का नहीं रहता। लेकिन जब दानगना करंट फ्लो नहीं होती है ना तो ईएमएफ किसके बराबर होता है टीबीटी के बराबर। यानी कि अगर मान लो ओपन सर्किट है ये, तो ओपन सर्किट है जब कोई करंट फ्लो ही नहीं हो रहा तो वही उसका ईएमएफ है और वही इसका क्या है टर्मिनल वोल्टेज है। वरना हमेशा दानगना इसमें देखो सेल क्या हो रहा है डिस्चार्ज हो रहा है, ये सेल बच्चों क्या हो रहा है डिस्चार्ज हो रहा है, ये सेल डिस्चार्ज हो रहा है। तो डिस्चार्ज में टर्मिनल जो वोल्टेज है, टर्मिनल वोल्टेज वो हमेशा दानगना ईएमएफ से क्या होगा कम होगा, ठीक है। यानी कि V जो है वो हमेशा E से क्या होगा कम। EMF को बच्चों दानगना है, EMF को मैं किससे दिखाऊंगा E से, और इसको TBT से दिखाऊंगा V से। जब आपका सेल डिस्चार्ज हो रहा है ना बच्चों, जब आपका सेल डिस्चार्ज हो रहा है तो टर्मिनल वोल्टेज हमेशा E से क्या होगा कम होगा। तो ये होता है EMF, इंटरनल रेजिस्टेंस और टर्मिनल वोल्टेज। अब नेक्स्ट जो लेक्चर आएगा वो आएगा अपने पावर का, इसका सीरीज कॉम्बिनेशन और बच्चों इसका पैरेलल कॉम्बिनेशन और इसके न्यूमेरिकल और शॉर्ट ट्रिक मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा जब इसके न्यूमेरिकल आ जाएंगे। फिलहाल इस लेक्चर को अपन यहीं एंड करते हैं। तो सेल के बारे में अच्छी तरह से देख लिया कि सेल क्या होता है, ठीक है ना। सेल का खुद का भी रेजिस्टेंस होता है, वो इंटरनल रेजिस्टेंस होता है, और ये R जो होता है ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस होता है, ठीक है। तो बच्चों पढ़ाई करते रहें, ठीक है। नोट्स टीपी भी आपको मिल जाएगी। बेस्ट ऑफ लक।